वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे भारत का करंट अफेयर ये 7 जनवरी का है। पहला टॉपिक हमारा यूएपीए का एक्ट, आतंकवादी कृत्य की नई न्यायिक सीमा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक व्याख्या की गई। उसमें मुख्य निर्णय क्या है कि साजिश ही आतंकवादी कृत्य हैं। साजिश ही आतंकवादी कृत्य, ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट मत है कि यदि किसी साजिश का मुख्य उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और स्थिरता को चुनौती देना है तो वो गैर कानूनी गतिविधियां या रोकथाम अधिनियम यूएपीए, मतलब इसका यूएपीए का हिंदी नाम है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 15 के तहत एक आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा दी। आतंकवादी कृत्य क्या है कि साजिश ही करना क्या है, आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसके संदर्भ में देखते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की बात है कि संदर्भ क्या था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या हुए थे दंगे। ये दिल्ली का मैप है तो यहाँ पे उत्तर पूर्व में है ना, तो इस यहाँ पे दिल्ली में क्या हुए थे दंगे होने की वजह से ये उसका संदर्भ है। उसके बाबत में ये बात की गई है कि ये महत्वपूर्ण निर्णय उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान आया है कि न्यायालयों ने इस विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर आतंकवादी कृत्य के दायरे की गहन समीक्षा की थी। कि कानून की पड़ताल, यूएपीए की धारा 15 क्या है इसमें देखते हैं तो कि ये धारा उन कृत्यों को आतंकवादी कृत्य के रूप में परिभाषित करती है जिनका उद्देश्य क्या क्या होगा कि भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को संकट में डालना, ये एक नंबर। दूसरे नंबर में इन्होंने कहा कि जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाना, ये भी क्या होगा यूएपीए की धारा 15 के तहत में आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। आगे कहा कि भाषण बनाम साजिश, इन दोनों में क्या फ़र्क होगा कि भाषण है या साजिश है, इन दोनों में क्या फ़र्क होगा। तो न्यायालय का महत्वपूर्ण अंतर बताया। न्यायालय ने क्या डिफरेंस दिया कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल भड़काऊ भाषण देना और सुनियोजित साजिश में नेतृत्वकारी भूमिका यानी हायर फुटिंग निभाना, दोनों में कानूनी अंतर है। दोनों में, भाषण में और साजिश में, दोनों में कानूनी अंतर है। साजिश में शामिल उच्चतर भागीदारी वाले आरोपियों को सामान्य जमानत का अधिकार नहीं होगा। कह रहा है कि साजिश में शामिल होने वाले उच्चतर भागीदारी, जो सबसे सर्वोच्च भागीदार है, उस आरोपी को जमानत का वो अधिकारी नहीं होगा। जमानत पर प्रभाव, जमानत पे क्या प्रभाव पड़ता है जब धारा यूएपीए की धारा 15 के तहत में, तो जमानत पर प्रभाव यूएपीए की धारा 43D 5 की कठोरता, उसमें कठोरता दे रखी कि क्या कहा, इस निर्णय से यूएपीए की धारा 43D क्लॉज 5 के तहत में जमानत की शर्तें और कठोर हो गई है, मतलब और कठोर कर दी गई है। अब अभियोजन यानी अभियोजन पक्ष, मतलब जो याचिका दायर करता वो पक्ष, अभियोजन के लिए ये साबित करना आसान हो सकता है कि आरोपी प्रथम दृष्टया मामले में शामिल हैं जिसमें जमानत मिलना अत्यंत कठिन हो सकता है। तो ये था हमारा। आगे तक का इन्होंने की संवैधानिक द्वंद्व। संवैधानिक द्वंद्व में क्या क्या, स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच में संतुलन। इसको कहा है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच में संतुलन कैसे बनाता है संविधान, देखते हैं। ये निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी रखी है। संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रखी है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। उसमें से पहली स्वतंत्रता है ये कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अंदर। इसी के अंदर 6 स्वतंत्रता है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच चल रही बहस को एक नया आयाम देता है कि न्यायालय का ये व्याख्यात्मक दृष्टिकोण भविष्य में इस संतुलन को प्रभावित करेगा। किसको, स्वतंत्रता को और सुरक्षा के बीच में संतुलन को। परीक्षा की दृष्टि के बात करें तो सबसे मुख्य अवधारणा साजिश में और नेतृत्वकारी भूमिका और सामान्य भाषण के बीच में अंतर दिया सुप्रीम कोर्ट ने बताया। प्रभावित कानून, यूएपीए की धारा 15 आतंकवादी कृत्य की परिभाषा निर्धारित करता है और धारा 43D क्लॉज 5 में कठोर जमानत की शर्त दे रखा है।
ये टॉपिक GS3 के अंदर आतंकवादी सुरक्षा, मतलब आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कानून और उनकी कठोरता, उसमें ये टॉपिक दे रखा है, उसमें आएगा। GS2 के देखें तो उसमें संवैधानिक प्रावधान, न्यायपालिका की व्याख्यात्मक भूमिका, मौलिक अधिकार, ये GS2 में और GS3 में यही टॉपिक काम का है। संवैधानिक पहलू की बात करें तो अनुच्छेद 19 है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क, ये हमने अभी ऊपर पढ़ लिया। तो ये था हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक देखें कि गतिशील भूजल संसाधन आकलन 2024, ये रिपोर्ट है, ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट जारी करता है, उसी के आंकड़े हैं। तो उसने रिपोर्ट क्या है, गतिशील भूजल संसाधन आकलन 2024 की रिपोर्ट है। भारत की भूजल संपदा एक विस्तृत विश्लेषण इसका देखते हैं। सबसे पहला सकारात्मक पहलू देखते हैं, पुनर्भरण में वृद्धि हुई है। तो उसमें कहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण यानी रिचार्ज में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, कि हमारे जो भूमि के अंदर जल है भारत का, वो उसमें रिचार्ज हुआ है वापस से, है ना। चिंता का विषय देखें तो अति दोहन वाले क्षेत्र, जैसे कि व्यापक सुधार के बावजूद कुछ राज्यों के जिलों में भूजल का अति दोहन एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिन्हें क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया। अब जैसे कि कौन कौन से, पंजाब है, ये हरियाणा और ये राजस्थान, ये जो रेड जोन है वो सारे के सारे क्या हैं, क्रिटिकल जोन में आएगा। क्रिटिकल श्रेणी बना रखी किसमें, कि अति दोहन क्षेत्र है। सुधार के पीछे क्या का कारण क्या है, इसमें कैसे रिचार्ज भूमि जल सुधार कैसे हुआ है, इसमें देखते हैं। कारण, मानसूनी वर्षा में सुधार, बेहतर और अधिक व्यापक मानसून ने देश भर में प्राकृतिक पुनर्भरण को बढ़ावा दिया। ये मानसूनी वर्षा से भी पुनर्भरण हुआ है। दूसरा, सरकारी प्रयास में क्या, अटल भूजल योजना जैसी लक्षित योजनाओं ने सामुदायिक भागीदारी और जल प्रबंधन को प्रभावी बनाया। ये सरकारी योजना की बात करें, यानी कि सरकार ने क्या प्रयास करके भूजल को बढ़ाया है, तो अटल भूजल योजना जैसी लक्षित योजनाओं ने सामुदायिक भागीदारी और जल प्रबंधन को प्रभावी बनाया। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बात करें तो ये विषय हमारे GS के अंतर्गत आएगा, यानी GS1 में। तो बात करें भूगोल के अंदर, रिलेवेंस इसका है, भारत के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और भूजल की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है। और GS3 में बात करें तो ये पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और अटल भूजल योजना जैसी सरकारी योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब जब उत्तर लेखन में अगर सुझाव दिया जाए तो कहना है कि उत्तरों में सुधार यानी पुनर्भरण, रिचार्ज, जल का रिचार्ज हुआ, और चुनौतियां, अति दोहन के बीच में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना है, और कारणों और सरकारी प्रयासों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। तो ये हमारे उत्तर लेखन में आना चाहिए। तीसरा टॉपिक है ये दिल्ली में रेबीज़ की बात है। अब एक नोटिफाइबल डिजीज़ बता दिया इसको, नोटिफाइबल डिजीज़ किसको बता दिया गया, रेबीज़ को। ये रेबीज़ रेबडो वायरस से होता है, जो कि कुत्तों के काटने से, बंदर के काटने से वगैरह, ये रेबीज़ वायरस मतलब रेबडो वायरस से रेबीज़, और रेबीज़ को ये घोषित किया गया है नोटिफाइबल डिजीज़। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसका नया नियम देखते हैं। नया नियम क्या है कि अब दिल्ली के सभी अस्पतालों यानी सरकारी और निजी के लिए रेबीज़ के प्रत्येक मामलों की पहचान होने पर उसकी सूचना है वो सरकार को देना क्या होगा, अनिवार्य होगा। अनिवार्य रिपोर्टिंग बात करिए हॉस्पिटल्स की, और ये सरकार, तो सरकारी होगा हॉस्पिटल या निजी हॉस्पिटल, इनकी रिपोर्ट किसको देनी पड़ेगी, सरकार को, दिल्ली सरकार को, है ना। आगे बात करें इस कदम पर मुख्य उद्देश्य क्या है, इस कदम का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है 0/30 यानी कि 2030 तक ये रेबीज़ को ख़त्म करने का वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना। विश्व का लक्ष्य है कि 2030 तक रेबीज़ को ख़त्म करना है, 0/30। इसका अर्थ क्या होगा, 2030 तक कुत्तों से होने वाले रेबीज़ के कारण होने वाली शून्य मृत्यु के लक्ष्य को पाना है, ये 2030 तक है ना। इस नियम से क्या लाभ होगा, डेटा का सटीक आंक संकलन होगा, रेबीज़ के मामलों की सही और समय पर जानकारी मिलेगी, ये एक होगा। दूसरा होगा कि बेहतर प्रबंधन होगा,
ये डेटा प्रभावी टीकाकरण अभियानों और आवारा कुत्तों के प्रबंधन में जैसे कि के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये हमारे इसके क्या होंगे, लाभ होंगे। पूरी तरह से देखते हैं एक बार एक नज़र में। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होगा, 0/30 को प्राप्त करना है, यानी 2030 में इसमें वैश्विक लक्ष्य है कि 2030 तक रेबीज़ को ख़त्म करना है। बेहतर टीकाकरण होगा ABC प्रोग्राम के द्वारा, सटीक डेटा संकलन होगा, अनिवार्य रिपोर्टिंग होगी। ये सारा किस में होगा, दिल्ली में रेबीज़ नोटिफाइबल डिजीज़ घोषित करने का फ़ायदा होगा। ये था हमारे 3 टॉपिक। इसको जब परीक्षा के हेतु से देखें तो क्या होगा, मुख्य परीक्षा यानी मेंस में GS2 के अंदर स्वास्थ्य मुद्दे, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप से संबंधित प्रश्नों के लिए ये एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है। प्रीलिम्स में बात करें तो UPSC प्रीलिम्स में नोटिफाइबल डिजीज़ की परिभाषा 0/30 लक्ष्य पर सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना। ये 3 टॉपिक थे। दिल्ली का ये कदम स्थानीय कार्रवाई और वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों के बीच एक मजबूत संबंध को दर्शाती है। ये एक सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का एक सटीक उदाहरण हो सकता है। ये हमारे 3 टॉपिक पूरे हुए। चौथा टॉपिक है हमारा सरस 2026 ग्रामीण महिला उद्यमिता का उत्सव। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल। प्रतिभा और उत्पाद पर बाजार कहाँ। भारत की लाखों ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने उत्पादों को सही बाजार तक पहुंचाना। ये उस मंच की दूरी मिटाता है। सरस का मेला, सरस मेला देखें तो अवसरों का राष्ट्रीय मंच। महत्व की बात करें तो ये ग्रामीण महिला उद्यमिता, स्थान और स्थिति की बात करें, गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर 6 से 18 जनवरी के बीच में ये आयोजन किया जा रहा है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। इस मिशन के वास्तुकार देखें तो क्या है, NRLM योजना है। इसका आयोजक दीनदयाल अंत्योदय योजना, या पूरा नाम है इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये मिशन ग्रामीण भारत में स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। कौन सा, NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। भारत की शक्ति महिला कारीगर, ये 21 राज्यों के अंदर और 300 कारीगर इसके अंतर्गत काम करते हैं। 21 राज्यों के अंदर 300 महिला कारीगर ऐसे काम करती है। परंपरा से प्रौद्योगिकी तक, ही मतलब परंपरा से प्रौद्योगिकी तक एक डिजिटल सेतु। इसमें क्या बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना। क्या क्या उद्देश्य है कि वैश्विक पहचान दिलाना है, जिससे उनकी पहुंच और आय की क्षमता में भारी वृद्धि हो सके। कि जैसे कि ये तस्वीर है, ये परंपरागत तस्वीर थी, इसको ई प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको बेचा, तो ये यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा, ये सेतु बन जाएगा, जिससे इनकी जो आय की क्षमता है उसमें वृद्धि हो सकती है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो GS3 के अंदर समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। क्यों, क्योंकि ये योजना महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर मजबूत करती है और समावेशी विकास पर एक प्रमुख उदाहरण है, इसलिए। और RPSC और अन्य राज्य यानी PCS की बात करें तो ग्रामीण विकास योजनाएं PCS में आती है, क्योंकि ये केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख आजीविका पहलों का एक सफल केस स्टडी है। इसलिए ये था हमारे 4 क्वेश्चन। इसको सिर्फ एक मेला नहीं है, ये आंदोलन है, ये एक आंदोलन है। आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर नारी हमारा टॉपिक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत की फार्मा मेडिटेक क्रांति PRIP योजना का अनावरण, यानी ये फार्मा टेक के अंदर है क्रांति की, अनुसंधान और नवाचार के एक लिए नए युग की शुरुआत। आयात पर निर्भरता, भारतीय फार्मा क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है कि आयात पर निर्भरता। भारत, जिसे विश्व की फार्मेसी कहा जाता है, दवा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल, विशेषकर एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर हैं। ये निर्भरता हमारी स्वस्थ
सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीतिक जोखिम प्रस्तुत करती है कि जैसे कि हम कच्चा माल लाते हैं, है ना, तो ये हम क्या करते हैं, आयात करते हैं विदेशों से। ये भारत है तो भारत में कहाँ से, विदेश से आयात करते हैं कच्चे माल को। इसलिए यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है ना, तो ये हम कहाँ से आयात करते हैं, अन्य देशों से। आत्मनिर्भरता की ओर एक साहसिक कदम, क्या, PRIP योजना। इस योजना से निपटने के लिए सरकार ने प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशंस इन फार्मा मेडिटेक सेक्टर, इसका नाम है PRIP, इसका पूरा नाम होगा। योजना की शुरू, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता को समाप्त करना है। PRIP इस योजना का ध्यान रखना है ना। मिशन का लक्ष्य क्या होगा, भविष्य की चिकित्सा को आकार देना। PRIP योजना पारंपरिक दवा निर्माण से आगे बढ़कर भविष्य की स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करती है और मुख्य फोकस क्षेत्र शामिल क्या क्या है। सबसे पहले कैंसर थेरेपी, नवीन और प्रभावी कैंसर उपचारों का विकास करना। दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें है आनुवांशिक रोगों के समाधान के लिए उन्नत अनुसंधान करना। मेक इन इंडिया को सशक्त बनाना, स्वदेशी चिकित्सा उपकरण। योजना का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ चिकित्सा उपकरणों को स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य उच्च तकनीक वाले चिकित्सा उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, ये इसका उद्देश्य होगा। योजना से यथार्थ तक 111 अनुसंधान योजनाओं को हरी झंडी दी। केवल एक योजना नहीं है, ये PRIP एक सक्रिय मिशन है। इस पहल के तहत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पहले 111 अनुसंधान परियोजनाएं को मंजूरी दी जा चुकी हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करेगी। ये एक मिशन है, इस मिशन के तहत में 111 अनुसंधानों परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। क्यों ये महत्वपूर्ण है, GS3 के लिए। PRIP योजना का महत्व बहुआयामी है और ये सीधे तौर पर सामान्य GS पेपर 3rd से पाठ्यक्रम से जुड़ा है। अर्थव्यवस्था में देखें तो आयात बिल में कमी, व्यापार घाटे में सुधार, घरेलू विनिर्माण का प्रोत्साहन, ये अर्थव्यवस्था में GS3 का पार्ट अर्थव्यवस्था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बात करें तो देश में एक मजबूत R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूती देना। तो ये था इसके GS3 के 2 टॉपिक, विज्ञान के तहत में और अर्थव्यवस्था के तहत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का अगला अध्याय, विश्व की फार्मेसी से विश्व का अनुसंधान केंद्र तक, ये वही टॉपिक है, उसी का आगे का हिस्सा। PRIP योजना भारत को केवल दवाओं के एक बड़े विनिर्माता से आगे ले जाकर एक ऐसे विश्व लीडर के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है जो दुनिया के लिए नवाचार करती है। ये था हमारा भारत का नेशनल करंट अफेयर। इसका PDF आपको मिलेगा मेंटोरा टेलीग्राम पे, मेंटोरा ऑफिशियल टेलीग्राम, उसके ऊपर मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन करिए तो उस पर आपको ये PDF मिल जाएगा।